जब इतिहास में अन्याय की स्याही से कोई अध्याय लिखा जाता है तो कुछ लोग उसे मिटाने नहीं बल्कि बदलने आते हैं। उधम सिंह एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रतिशोध था। वो प्रतिशोध जो जलियांवाला बाग की मिट्टी में बोया गया और वर्षों बाद इंग्लैंड की धरती में फूट पड़ा। स्वागत है आपका ऐसे ही एक क्रांतिकारी की कहानी में जिसने जलियांवाला बाग के कत्लेआम को अपनी आंखों से देखा और जिस घटना ने उनके पूरे जीवन को ही बदल दिया। वो 21 वर्ष तक इंतजार करता रहा और लंदन जाकर गोली से जवाब दिया। नाम था सरदार उधम सिंह, एक ऐसा नाम जिसने आज़ादी के इतिहास में साहस और बलिदान की मिसाल दी। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट के सनाम गांव में हुआ। किसान परिवार में जन्मे उधम सिंह का वास्तविक नाम शेर सिंह था और उनके पिता का नाम तिहाल सिंह, माता का नाम नारायण कौर था। शेर सिंह मात्र 3 वर्ष के थे जब उनकी माता का देहांत हो गया। कुछ वर्षों बाद ही उनके पिता का भी निधन हो जाता है। बहुत कम उम्र में सरदार उधम सिंह अनाथ हो जाते हैं। वर्ष 1907 में उन्हें उनके भाई संग अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में भर्ती किया जाता है। वहीं पे उनकी शिक्षा पूरी होती है और वहीं पे उनका नाम सरदार उधम सिंह पड़ता है। सरदार उधम सिंह के जीवन में क्रांतिकारी रूपांतरण का बीज उनके बचपन के कठिन अनुभवों और उस समय के राजनीतिक सामाजिक माहौल में पड़ा। माता पिता के निधन के बाद अमृतसर के खालसा अनाथालय में पले बढ़े सरदार उधम सिंह ने कम उम्र में ही गरीबी, पराधीनता और भेदभाव को महसूस किया। अनाथालय में अनुशासन और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्हें देशभक्ति की कहानियां भी सुनाई जाती थी जिनका उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1900 के शुरुआती दशक में पंजाब में राजनीतिक चेतना तेजी से बढ़ रही थी। बंगाल विभाजन के बाद पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश विरोधी विचारधारा फैल रही थी। अमृतसर और आसपास के इलाकों में गदर पार्टी के क्रांतिकारी सक्रिय थे जो विदेशों में रहकर भारत के लिए हथियार और विचार भेजते थे। उधम सिंह का गदर पार्टी के साथ परिचय कुछ वर्षों बाद हुआ, लेकिन उनके बचपन में ही यह माहौल तैयार हो चुका था। 1919 का साल भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हुआ। ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया जिससे बिना मुकदमे के गिरफ्तारी और कैद की अनुमति मिल गई। पूरे देश में इसका विरोध हुआ और पंजाब में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हुआ। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के अवसर पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्वक एकत्रित हुए। वहाँ न तो हथियार थे और न ही हिंसा का इरादा। भीड़ में महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। इसी बीच जनरल डायर और तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल और डायर की नीतियों के तहत ब्रिटिश सैनिकों ने बाग को चारों ओर से घेर लिया। बिना किसी चेतावनी के गोलियों की बौछार शुरू कर दी गई। आधिकारिक ब्रिटिश रिकॉर्ड में लगभग 389 लोगों की मौत दर्ज हुई, लेकिन भारतीय स्रोतों के अनुसार यह संख्या 1000 से अधिक थी और हजारों घायल हुए। उस दिन 19 वर्षीय उधम सिंह जलियांवाला बाग में मौजूद थे। वे स्वयं सेवक के रूप में कार्य कर रहे थे और प्यासे लोगों को पानी पिला रहे थे। अचानक गोलियों की बौछार शुरू होते ही अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। उधम सिंह घायल लोगों को बचाने की कोशिश में देर रात तक वहीं रहे और इस दौरान उन्होंने अपने सामने निर्दोष लोगों को दम तोड़ते देखा। यही वो क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वे ये मान बैठे कि इस अत्याचार का जिम्मेदार केवल जनरल डायर नहीं बल्कि माइकल ओ डायर भी है, जिसने पंजाब में दमनकारी नीति को मंजूरी दी और इस नरसंहार के पीछे मुख्य प्रशासनिक शक्ति थी। उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं इस नरसंहार का बदला लूंगा, इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। इस घटना ने उधम सिंह को भीतर से बदल दिया। अब वे केवल एक आम युवक नहीं रहे बल्कि एक मिशन के साथ जीने लगे। उन्होंने गुप्त रूप से क्रांतिकारी संगठनों से संपर्क साधना शुरू किया। इसी दौरान वे भगत सिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुए। वे समझ गए थे कि स्वतंत्रता केवल याचना या सुधारों से नहीं मिलेगी बल्कि इसके लिए साहसी और निर्णायक कदम उठाने होंगे। उन्होंने खुद को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के साथ साथ हथियार चलाने, गुप्त संदेश भेजने और पहचान बदलने की कला भी सीखी। उधम सिंह के लिए जलियांवाला बाग केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी बल्कि उनके जीवन का केंद्र बिंदु बन गया। अगले 2 दशकों तक चाहे वे अफ्रीका में हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, उनके मन में बस एक ही लक्ष्य था, माइकल ओ डायर की हत्या और जलियांवाला बाग के शहीदों का बदला। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद उधम सिंह के भीतर एक चुपचाप जलती हुई आग थी।
वे जानते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य के दिल तक पहुंचे बिना और उनके प्रमुख चेहरों को निशाना बनाए बिना इस अन्याय का बदला लेना कठिन होगा। इसके लिए उन्हें देश की सीमाओं से बाहर निकलना था ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक साधन जुटाए जा सके। 1920 के दशक की शुरुआत में उधम सिंह ने पंजाब से बाहर कदम रखा। पहले वे पूर्वी अफ्रीका गए, जहां उन्होंने रेलवे और मजदूरी का काम किया। यहां भारतीय मजदूरों में राष्ट्रीय चेतना फैलाने का प्रयास किया। कुछ वर्षों के भीतर वे संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका उस समय प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ गदर पार्टी सक्रिय थी, जो 1913 में अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित होकर बनाई थी। 1924 में उधम सिंह गदर पार्टी से जुड़ गए, जिसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र क्रांति, भारत में हथियार और क्रांतिकारी सहायता भेजना, प्रवासी भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करना। गदर पार्टी के नेताओं जैसे लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, करनैल सिंह आदि के संपर्क में आकर उधम सिंह का राजनीतिक दृष्टिकोण और स्पष्ट हो गया। यहाँ उन्हें ये समझ में आया कि स्वतंत्रता संग्राम केवल भारत के भीतर की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक संघर्ष है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और संसाधन जुटाना भी जरूरी है। गदर पार्टी के साथ रहते हुए उधम सिंह का परिचय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के विचारों से भी हुआ। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान ने उनके संकल्प को और मजबूत कर दिया। वे समझ गए कि अंग्रेजी शासन को चोट पहुंचाने के लिए प्रतीकात्मक और साहसी कार्यवाही जरूरी है। अमेरिका से निकलकर उधम सिंह ने कई यूरोपीय देशों की यात्रा की। इटली, फ्रांस, जर्मनी और रूस। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने हथियार खरीदने, प्रशिक्षण लेने और संपर्क बनाने का काम किया। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी का संयुक्त सम्मेलन हो रहा था, जिसमें माइकल ओडायर मुख्य अतिथि थे। उधम सिंह ने एक रिवॉल्वर को अपनी कोट की जेब में छिपाया और मीटिंग में शामिल हो गए। जैसे ही कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ा, उन्होंने मंच के करीब जाकर माइकल ओडायर पर गोलियां दाग दी। माइकल ओडायर मौके पर ही मर गया। उधम सिंह ने भागने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वे वहीं खड़े रहे, मुस्कुराते हुए गिरफ्तारी दी। जब न्यायाधीश ने हत्या का कारण पूछा तो उधम सिंह ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने ये बदला जलियांवाला बाग के निर्दोष लोगों के लिए लिया है, वह मेरा कर्तव्य था। उन्होंने माइकल ओडायर को दुनिया का सबसे अपराधी बताया और कहा कि उनका कार्य किसी निजी दुश्मनी के कारण नहीं था, बल्कि भारत की स्वतंत्रता और न्याय के लिए था। उधम सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविल जेल में उधम सिंह को हंसते हुए फांसी पर चढ़ा दिया गया। उनके अंतिम शब्द थे, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूँ, मेरा खून मातृभूमि की आजादी के लिए है। 1974 में उनके पार्थिव अवशेष भारत लाए गए। पंजाब सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। उनकी स्मृतियां, स्मारक और सड़कें भारत के कई हिस्सों में उनकी जाता है। उनकी स्मृतियां, स्मारक और सड़कें भारत के कई हिस्सों में उनकी वीरता की गाथा सुनाती हैं। जख्म जलियांवाला बाग का दिल में संजोए चला, इंसाफ के लिए दुनिया से लड़ा, न थका न रुका, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का इरादा था। उधम सिंह का नाम ही आजादी का वादा था।